हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICT वाईफाई एकेडमी एजुकेशन। देखिए, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का प्रिंसिपल क्या है, कंप्यूटर किस तरह से वर्क करता है, कंप्यूटर का सिद्धांत क्या है, मेमोरी क्या होता है, कीबोर्ड कैसी डिवाइस है, माउस क्या होता है, कैबिनेट क्या है, मॉनिटर क्या है, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होता है, कंप्यूटर की जनरेशन क्या है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या है। यानी इस वीडियो को आप देखने के बाद कंप्यूटर की बेसिक टू एडवांस जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। शुरू से लास्ट तक वीडियो को अगर देख लेंगे तो कंप्यूटर की आप बेसिक टू एडवांस जानकारी यहाँ पे लेने वाले हैं। अगर आप कंप्यूटर की ABCD भी नहीं जानते हैं, कंप्यूटर के बारे में बिल्कुल भी अगर आपको जानकारी नहीं है, कंप्यूटर है क्या, किस तरह से काम करता है, मशीन कैसी है, इनपुट क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस किस तरह से भेजे जाते हैं, कंप्यूटर का फादर ऑफ कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज डेटा क्या है, व्हाट इज इंफॉर्मेशन क्या है, इन सभी क्वेश्चंस पर आज के टॉपिक में हम एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप कंप्यूटर के बारे में पहली बार कंप्यूटर के बारे में सोचा है कि मुझे कंप्यूटर सीखना है, कंप्यूटर का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है आपको, तो और जो ऑलरेडी कंप्यूटर सीख रहे हैं और जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, दोनों के लिए वीडियो बहुत अच्छा रहने वाला है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ए डेस्कटॉप मशीन। डेस्कटॉप क्या होता है, डेस्कटॉप एंड लैपटॉप में डिफरेंट क्या है। तो एक्चुअली में होता क्या है फ्रेंड्स, ए डेस्कटॉप मशीन जैसे कि आप इसके नाम से ही देख पा रहे हैं, डेस्कटॉप यानी इसके लिए हमें एक प्रॉपर डेस्क की आवश्यकता पड़ेगी जहां पर हम इस डेस्कटॉप को रख सकें, और इसके लिए हमें एक प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी की भी आवश्यकता पड़ेगी। इलेक्ट्रिसिटी का भी जरूरत हमें यहाँ पर नीड होने वाला है। तो डेस्कटॉप मशीन वह मशीन होता है जिसके चारों पार्ट्स अलग अलग होते हैं, जैसे कि कैबिनेट, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये कैबिनेट है इसका, ये मॉनिटर है, ये इसका कीबोर्ड है, ये माउस है। चार पार्ट से मिलकर के एक हमारा डेस्कटॉप मशीन रेडी होता है, और उसको इजी तरीके से चलाने के लिए एक प्रॉपर डेस्क की नीड होती है जिसको हम अच्छे से उस पर रख सकें, और इसके लिए हमें परमानेंट इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है। यानी जितनी देर हम कंप्यूटर सिस्टम को चला रहे हैं उतनी देर हमें परमानेंट इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी हमें कंटिन्यूस में चाहिए। और अगर हम बात करें लैपटॉप की, तो लैपटॉप में क्या होता है, ये सभी पार्ट्स इसमें कंबाइन रहते हैं, यानी उसी के अंदर इंक्लूड रहते हैं। जैसे मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस की जगह उसके अंदर टच पैड रहता है, कैबिनेट, मदरबोर्ड वगैरह सभी चीज़ उसके अंदर इंक्लूड रहता है। इस वजह से वह उसे लैपटॉप बोला जाता है। और उसके अंदर पावर ऑलरेडी आता है। अगर आप एक बार उसको चार्ज कर लिए तो 2 से ढाई घंटे हम उसको इजी तरीके से चला सकते हैं, लेकिन डेस्कटॉप में ऐसा नहीं होता है। लैपटॉप को हम कहीं भी मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ आप अपने लैपटॉप को आराम से ले जा सकते हैं, अपना वर्क कर सकते हैं, लेकिन डेस्कटॉप को नहीं ले जा सकते। तो क्या है, लैपटॉप और डेस्कटॉप में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अब आप ऑफिस वर्क कर रहे हैं तो ऑफिस में अपना लैपटॉप लेके जा सकते हैं, ऑफिस से जैसे ही आप अपने घर पर आ रहे हैं तो आप अपने साथ ला सकते हैं, लेकिन डेस्कटॉप को तो साथ में नहीं लेके आ सकते ना, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो यहाँ पर डेस्कटॉप और लैपटॉप में ये डिफरेंट होता है, आप इसको समझ सकते हैं। और हमें ये सजेस्ट करेंगे कि अगर आप लैपटॉप परचेस करें आपके लिए बेस्ट रहेगा, अगर आप स्टूडेंट हैं या अदरवाइज आप ऑफिस वर्क करते हैं तो मतलब अच्छा रहता है, प्रोफेशन बन जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए कंप्यूटर एक्चुअली में देखिए होता क्या है, कंप्यूटर के बारे में हम जानकारी लेते हैं, और कंप्यूटर का अगर हमें हिंदी वर्ड ही नहीं पता हो और उसका हिंदी मीनिंग नहीं पता हो तो वहाँ बहुत ज़्यादा इंसर्ट सी फील होती है अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर ले तो। देखिए कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का हिंदी नेम क्या होता है, संगणक। यानी अगर आपको एग्जाम में भी किसी कंप्यूटर एग्जाम में पूछ रहा है कंप्यूटर हिंदी नेम क्या है, तो वहाँ पर जो सबसे पॉपुलर नेम होता है वो संगणक होता है। इसके अलावा भी 2 नेम और होते हैं, नंबर 1 अभिकलित, नंबर 3 परिकलक। यानी कंप्यूटर को 3 नामों से जाना है, संगणक, अभिकलित और परिकलक, लेकिन जो सबसे मेन नाम है इसका वो संगणक है और आपको संगणक ही बताना है। इसके अलावा 2 नाम होते हैं, अभिकलित, परिकलक। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के आविष्कार के बारे में, जो इसका जो एवोल्यूशन हुआ, जो इसका आविष्कार हुआ वो किस तरह से हुआ। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कंप्यूटर के आविष्कार की, तो देखिए सबसे पहले यानी कंप्यूटर का आविष्कार अब से 3000 ईसा पूर्व हो चुका है, और सबसे पहला आविष्कार 3000 ईसा पूर्व उस कंप्यूटर का नाम था अबेकस। अगर पूछा जाए, आपसे क्वेश्चन किया जाए कंप्यूटर यानी विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर कब बना, तो अबेकस बना 3000 ईसा पूर्व। किस देश ने बनाया, चीन के देश ने बनाया। उसके बाद पास्कल लाइन आया, 1642 में इसको डेवलप किया गया।
जो आज कैलकुलेटर के रूप में हम यूज कर रहे हैं, जिसको कैलकुलेटर आप चलाते हैं, तो कैलकुलेटर का जो आविष्कार हुआ वो सन 1642 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ब्लेस पास्कल के द्वारा किया गया। सेकंड कंप्यूटर था वो। लेकिन जो आज पास्कल की जगह उसका नाम फिर कैलकुलेटर रख दिया गया, यानी पास्कल। एक्चुअल में होता क्या था, जो वैज्ञानिक पहले टाइम में किसी भी डिवाइस का आविष्कार करता था, जो उसका नाम होता था फ्रेंड्स, उसी नाम के आधार पर उस डिवाइस का नाम रख दिया जाता था। जिससे ब्लेस पास्कल ने किया तो उसका पास्कलाइन नाम रख दिए, उसके बाद में चेंज करके आज हम कैलकुलेटर के नाम से आज हम उसको जानते हैं। तो देखिए, फादर ऑफ कंप्यूटर यानी फादर ऑफ कंप्यूटर का दर्जा इसलिए दिया गया चार्ल्स बेबेज को, क्योंकि जो आज प्रेजेंट टाइम में जो हम कंप्यूटर चला रहे हैं ना, वो जो मॉड्यूल है वो इनके आधार पर मॉड्यूल हम यूज कर रहे हैं। इस वजह से फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, यानी कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने 1822 ईस्वी में किया, यानी सन 1822 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किया, जिसमें डिफेंस इंजन को लगाया गया और ये इंजन भाप के द्वारा चलता था। लेकिन किसी कारणवश ये इनका मिशन फेल हो गया। कारण क्या था, इनके जो कंप्यूटर था, कंप्यूटर तो रेडी हो गया, लेकिन उसके अंदर जो पहला कंप्यूटर था ये था दोस्तों, जिसमें आप देख पाएंगे एक इंजन की भांति था, इसके अंदर डिफेंस इंजन लगाया गया और इस इंजन में ये भाप के द्वारा चलता था, लेकिन ये सक्सेस नहीं हो पाया, इनका मिशन हो गया फेल। 1822 वाला मैकेनिकल कंप्यूटर था इसका नाम। उसके बाद में इन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि इसमें के अंदर प्रोग्रामिंग नहीं थी। फिर उसके बाद में एक टीवी की भांति मॉड्यूल लेकर के आए, जिस तरह से आप टीवी देखते हैं। ये 1833 में यानी 1833 ईस्वी में इस कंप्यूटर को लॉन्च किया, और इस कंप्यूटर का नाम था दोस्तों 1833 ईस्वी में लॉन्च किया, इसका नाम था एनालिटिकल इंजन। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि एनालिटिकल इंजन और डिफेंस इंजन किस किस कंप्यूटर में जोड़ा गया। तो सबसे पहले डिफेंस इंजन जोड़ा गया, फिर उसके बाद में एनालिटिकल इंजन जोड़ा गया। तो एनालिटिकल इंजन एक जो टीवी की भांति था, इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग की, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि सबसे पहली महिला प्रोग्रामर किससे माना जाता है, तो लेडी एडा अगस्टा को माना जाता है। जो प्रोग्रामिंग की थी वो लेडी एडा अगस्टा ने की थी। अब बोल सकते हैं मदर ऑफ कंप्यूटर, तो लेडी एडा अगस्टा, क्योंकि उन्होंने प्रोग्रामिंग करने में पूर्ण भूमिका निभाई और चार्ल्स बेबेज ने इसको डेवलप किया। तो चार्ल्स बेबेज ने सेकंड कंप्यूटर 1833 में लॉन्च किया, एनालिटिकल इंजन, और लेडी एडा अगस्टा ने इसके अंदर प्रोग्रामिंग की और चार्ल्स बेबेज ने इसको डेवलप किया। तो आई होप कि आप इस जानकारी को समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, यानी चार्ल्स बेबेज कौन थे। चार्ल्स बेबेज एक अंग्रेजी बदसूरत थे। वह एक गणितज्ञ, दार्शनिक, आविष्कारक और एक यांत्रिक इंजीनियर थे, जो वर्तमान में सबसे अच्छे कंप्यूटर प्रोग्राम की अवधारणा उद्दत के लिए जाने जाते हैं या याद किए जाते हैं। तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता माना जाता है, जैसे कि आप जान चुके हैं। अगर पूछे कंप्यूटर का आविष्कार कब किया गया, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, तो आपका एक ही क्वेश्चन बनना चाहिए स्टूडेंट, चार्ल्स बेबेज। अगर वहाँ पूछने लगे सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार कहाँ किया, तो क्वेश्चन कई तरह से पूछ सकता है आपको, जो है घुमा फिराने के लिए। तो वहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट, वहाँ पर आपको बिल्कुल सटीक सही आंसर देना है। वो सभी चीज़ पे मैं आगे डिस्कस करूँगा, कहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जो बच्चे SSC का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन सभी के लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। यानी कंप्यूटर से रिलेटेड, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कंप्यूटर के क्षेत्र में अच्छा अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो कंप्यूटर का आज दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है और ज़रूरी है। तो सभी के लिए कंप्यूटर ये वीडियोस बहुत बेहतरीन होने वाला है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जैसे कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर की कोई भी फुल फॉर्म हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछी जाती है और ना ही कोई कंप्यूटर फुल फॉर्म बनी है। ये अभी अपनी तरफ से बनाई गई फुल फॉर्म है, जो अलग अलग बुक्स में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन कंप्यूटर की कोई भी स्टैंडर्ड बुक अगर आप उठा करके देखते हैं तो उसमें आपको कंप्यूटर की फुल फॉर्म देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी हमें कंप्यूटर के फुल फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए, इसका पूर्ण रूप पता होना चाहिए जब हम कंप्यूटर का नॉलेज ले रहे हैं। तो हम बात करते हैं C4 यानी कॉमनली होता है, यानी सामान्य रूप से। O4 यानी ऑपरेटेड, यानी काम में आने वाली। M4 यानी मशीन। P4 पार्टिकुलरली, यानी जो विशेष रूप से। U4 यानी यूज्ड फॉर, यानी काम में आती है। T4 यानी ट्रेड, यानी व्यापार में। E4 यानी एजुकेशन, यानी शिक्षा में। R4 यानी रिसर्च, अनुसंधान कार्यों में। तो देखिए एक कंप्यूटर फुल फॉर्म है, यानी सामान्य रूप से काम में आने वाली मशीन, जो विशेष रूप से काम में आती है व्यापार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अनुसंधान कार्यों में।
यानी प्रत्येक क्षेत्र में हमारे लिए कंप्यूटर बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो गया है दोस्तों। अब हम बात करते हैं व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर किस तरह से वर्क करता है, कंप्यूटर है क्या। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक भी कहते हैं। यह एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डेटा को इनपुट डिवाइस के स्वीकार करती है, फिर उसे प्रोसेस करने के बाद सूचनाओं को आउटपुट डिवाइस के द्वारा रिजल्ट के रूप में दिखाता है। इसमें डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं, जिसमें इसे भविष्य में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है, यूजर सबसे पहले इनपुट डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस भेजता है। जो इंस्ट्रक्शंस यूजर द्वारा इनपुट डिवाइस के द्वारा दिए जाते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस पर, उन निर्देशों पर हमारा CPU यानी जो प्रोसेसिंग डिवाइस है वो प्रोसेस करता है, यानी उसकी कैलकुलेशन करता है, और सूचनाओं को इकट्ठा करने के बाद, उसकी कैलकुलेशन करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद उससे सूचनाओं को आउटपुट डिवाइस के माध्यम से हमें रिजल्ट के रूप में दिखा देता है। ये हमारे कंप्यूटर का प्रिंसिपल होता है दोस्तों, ये सिद्धांत होता है। सबसे पहले यूजर इसमें इनपुट करता है, फिर उसका प्रोसेस होता है, फिर उसका हमें आउटपुट मिल जाता है। ये हमारे कंप्यूटर का सिद्धांत है, यानी प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर, यानी प्रिंसिपल है। हम बात करते हैं यानी कंप्यूटर शब्द किस भाषा से मिलकर के बना है, तो कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से मिलकर के बना है, जिसका मतलब होता है गणना करना। इसका मतलब हम बहुत सारे कामों को आसानी से करने के लिए करते हैं। देखिए, कंप्यूटर का इस्तेमाल हम बहुत सारे कामों को आसानी से करने के लिए करते हैं। ये जटिल से जटिल गणित के सवालों को 1 सेकंड से कम समय में भी हल कर लेता है। सेकंड है वोल्टेज कंप्यूटर, इंग्लिश में है। तो कंप्यूटर इज ए डिवाइस दैट एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन एंड मैनिपुलेट्स इट फॉर सम रिजल्ट बेस्ड ऑन ए प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर और सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ द डेटा इज टू बी प्रोसेस्ड। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो किसी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर निर्देशों के आधार पर कुछ परिणामों के लिए सूचना को स्वीकार करता है और उसमें फेरबदल करता है कि डेटा को कैसे संशोधित किया जाए। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच कन्वर्ट्स डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, यानी कंप्यूटर एक वैद्युत मशीन है जो हमारी गणनाएं करने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज डेटा। रो फैक्ट्स आर नोन एज डेटा। एग्जांपल 50, यानी संख्या, तथ्य और विदित को हम डेटा कहते हैं। विदित यानी आंकड़ों, यानी कोई भी संख्या है, कोई भी तथ्य है, कोई भी आंकड़ा है, उसको हम डेटा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा 50 एक नंबर के रूप में है, एक संख्या है, लेकिन इस संख्या के बारे में मुझे एक्सप्लेनेशन, इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा है। ये रुपए हैं या चेयर है या स्टूडेंट है, यानी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है। यानी बोल सकते हैं कि अधूरी जानकारी को ही डेटा कहते हैं। तो यानी संख्या, तथ्य और विदित को हम डेटा कहते हैं। रो फैक्ट्स आर नाउन एज डेटा। एग्जांपल 50, यानी कोई भी अधूरी जानकारी है जिसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं दे रखी है, उसको हम डेटा कहते हैं। व्हाट इज इन्फॉर्मेशन। डेटा विच कॉन विद द मीनिंग इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। एग्जांपल 50 रुपीज़। जैसे कि आपने ऊपर देखा कि यहाँ पे 50 लिखा था और यहाँ पर 50 रुपीज़ लिखा है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस 50 के रूप में पूर्ण इन्फॉर्मेशन मिल रही है, यानी अर्थपूर्ण डेटा को ही सूचना इन्फॉर्मेशन कहते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 50 रुपीज़, यानी इसके बारे में पूर्ण जानकारी मिल रही है, यानी पूर्ण जानकारी को ही हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। यानी 50 ये संख्या नहीं है, 50 इस समय क्या है, रुपए हैं। तो हम बोल सकते हैं अधूरी जानकारी को हम डेटा कहते हैं और पूर्ण जानकारी को हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। संख्या विदित हम डेटा कहते हैं, अर्थपूर्ण डेटा को सूचना इन्फॉर्मेशन कहते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मॉनिटर। जैसे कि आज के समय में हम मॉनिटर देख पाते हैं, पहले समय में ऐसे थे कि मॉनिटर दोस्तों नहीं, ऐसे नहीं थे। पहले समय में बहुत ज़्यादा उनका आकार हुआ करता था मॉनिटर का, और पहले कंपनियों में वाइट मॉनिटर चला करते थे। मॉनिटर का अगर आविष्कार की बात करें तो मॉनिटर का आविष्कार कार्ल फर्डिनांड ब्राउन ने 1897 में किया, यानी 1897 ईस्वी में मॉनिटर का आविष्कार किया गया। सबसे पहले इस मॉनिटर का नाम कैथोड रे मॉनिटर था। इसमें कैथोड रे तरंगे, यानी कैथोड रे ट्यूब नाम का इसमें के अंदर तरंगे चलती थी, जिसको जो है बताया गया। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। अब मॉनिटर की फुल फॉर्म के बारे में हम बात करते हैं। मॉनिटर की जो फुल फॉर्म होती है, जैसे कि M फॉर मशीन, O फॉर आउटपुट, N फॉर नंबर ऑफ, I फॉर इंफॉर्मेशन, T फॉर टू, O फॉर ऑर्गेनाइज, R फॉर आर रिपोर्ट। देखिए, मैंने जैसे कि अभी आपको पिछले सेशन बताया कि देखिए इन फुल फॉर्म के बारे में किसी भी आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाता है।
लेकिन हमें इसका पूर्ण रूप पता होना चाहिए। एक्चुअली में क्या होता है, कोई भी हमसे पूछ ले तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए। जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम कोई नहीं पूछता है, यानी किसी भी एग्जाम में आपसे नहीं पूछी जाती है। हम बात करते हैं कंप्यूटर का दिमाग जिसे कहा जाता है, कंप्यूटर का मेन पार्ट्स जिसे कहा जाता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप डेस्कटॉप पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक यहाँ पर बॉक्स है। अक्सर हम क्या करते हैं, इसको CPU बोलते हैं, लेकिन ये गलत है। CPU इस बॉक्स को नहीं बोला जाता है, इस बॉक्स को बोलते हैं कैबिनेट। इंडियन प्रोनाउंसिएशन में हम इसको कैबिनेट बोलते हैं, अगर USA की बात करें तो इसको टावर कहा जाता है। तो हम किसी भी CPU क्या है, CPU एक मदरबोर्ड पे एक IC लगी होती है, उसको हम CPU बोलते हैं। भाई इसको हम CPU कैसे बोल सकते हैं, ये बॉक्स है, ये कैबिनेट है। एक्चुअली हम बोल देते हैं इसको, लेकिन इंडियन प्रोनाउंसिएशन में इसको कैबिनेट कहा जाता है, US में इसको टावर बोला जाता है। तो CPU का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हिंदी मीनिंग इसका केंद्र संसाधन इकाई होता है। प्रोसेसर और ब्रेन ऑफ योर कंप्यूटर, इट इज नाउ ए सिस्टम यूनिट। यानी जो इसका प्रोसेसर है, हमारे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है उसे, यानी कंप्यूटर का दिमाग इस जो बोला जाता है वो इसके प्रोसेसर को बोला जाता है, यानी CPU कहा जाता है। पूछा जाए कंप्यूटर का ब्रेन क्या, ब्रेन फॉर योर कंप्यूटर, तो क्या बोलेंगे, कंप्यूटर का ब्रेन CPU को कहा जाता है। इट इज नाउ ए सिस्टम यूनिट। ये छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। सबसे पहला जो CPU है, जो प्रोसेसर है, वो इंटेल कंपनी ने, इंटेल 4004 कंपनी ने सन 1970 ईस्वी में लॉन्च किया था। सबसे पहला CPU, वर्ल्ड का पहला प्रोसेसर इंटेल 4004 कंपनी ने लॉन्च किया था सन 1970 ईस्वी में। अब हम बात करते हैं CPU यानी दुकानदार बोल सकते हैं, रैम यानी शोरूम बोल सकते हैं, हार्ड डिस्क यानी गोदाम, यानी जिसके अंदर डेटा को स्टोर किया जा रहा है उसको हम हार्ड डिस्क बोलेंगे। रैम जिसमें डेटा को दिखा रहा है उसे हम शोरूम कहेंगे। CPU यानी दुकानदार, जो सभी चीज पूरी शॉप को संचालित कर रहा है, जो ऑनर है, जो मैनेज कर रहा है, उसको हम CPU बोलेंगे। अच्छे से समझ आने के लिए इसको जो है इस तरह से बनाया। हम बात कर रहे हैं सबसे फेमस इनपुट डिवाइस के रूप में, जिस डिवाइस की हम बात करें तो कुंजी पटल होता है, यानी कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कीबोर्ड क्या है, व्हाट इज कीबोर्ड। तो कीबोर्ड का हिंदी मीनिंग कुंजी पटल होता है दोस्तों, और कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड का हिंदी में मतलब कुंजी पटल होता है। इसकी सहायता से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। कीबोर्ड का मुख्य उपयोग टेक्स्ट लिखने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड में एक्चुअल में जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होते हैं उसके अंदर जो की जो संख्या होती है वो 104 होती है। वैसे बहुत सारे कीबोर्ड हैं जिसमें 108 भी होती है, 116 भी होती है, लेकिन जो आपको एग्जाम में अटेम्प्ट लगाना है वो 104 लगाना, 104 होती है। यानी जो भी स्टैंडर्ड कीबोर्ड होते हैं उनके अंदर जो संख्या होती है वो 104 होती है। अगर हम इससे बात करें फादर ऑफ कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया, तो क्रिस्टोफर लैथम सोल्स, यानी सबसे पहला जो टाइपराइटर था वो क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने बनाया। अब हम थोड़ा इस पे दृष्टि डालते हैं, यानी कीबोर्ड के आविष्कार के बारे में। तो कंप्यूटर आविष्कार के बाद टाइपराइटरों का चलन बहुत ज़्यादा हो गया था। एक समय था जब टाइपराइटर बिजनेस और कार्यालयों में पूरी तरह छाए हुए थे। टाइपराइटरों से कार्यालय की चिट्ठियां और दूसरे दस्तावेज टाइप किए जाते थे। क्या आप जानते हैं कि टाइपराइटर के आविष्कार का श्रेय अमेरिकी आविष्कारक लैथम क्रिस्टोफर लैथम सोल्स को जाता है। अमेरिका में जन्मे क्रिस्टोफर लैथम सोल्स की शिक्षा अच्छे स्कूल में हुई। आरंभिक जीवन काल में वे एक प्रिंटिंग फैक्ट्री में प्रकाशक का काम करते थे। सन 1864 ईस्वी में इन्होंने निश्चय किया कि वे शेष जिंदगी प्रिंटिंग मशीन के सुधारों में लगाएंगे। 4 साल बाद इन्होंने एक टाइपराइटर का मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें केवल बड़े अक्षर ही टाइप हो सकते थे। इसमें बैकस्पेस देने का कोई प्रावधान नहीं था। सन 1872 ईस्वी में इन्होंने अपनी बनाई मशीन को बाजार में बेचने के लिए रखा। इसके 1 साल बाद इन्होंने रेमिंगटन कंपनी के साथ अपने टाइपराइटर का पेटेंट कराया। रेमिंगटन ने प्रथम टाइपराइटर $125 में बाजार में बेचना आरंभ किया। मार्क ट्वेन पहले लेखक थे जिन्होंने इस मशीन को अपनी पुस्तक लाइफ एट मिसिसिपी टाइप करने के लिए प्रयोग किया। यह सन 1883 ईस्वी की बात है। मार्क ट्वेन रेमिंगटन ने प्रथम मॉडल प्रयोग किया था, यानी पहली पुस्तक लिखी थी। क्रिस्टोफर लैथम सोल्स का विचार था कि महिलाओं के लिए विकसित किए गए टाइपराइटर इनके लिए अधिक उपयोगी सिद्ध हुए, क्योंकि इनके विचार से महिलाओं के लिए सख्त काम करना ज़्यादा मुश्किल था। तो देखिए ये कीबोर्ड का आविष्कार का श्रेय था। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कीबोर्ड,
क्या आज जो हम कीबोर्ड देखते हैं क्या कीबोर्ड यही प्रकार होता है? तो कीबोर्ड के देखिए दोस्तों मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। क्वार्टी कीबोर्ड, यानी जो असल में ज़्यादातर ऑफिस में जो आप यूज कर रहे हैं या बैंकों में सभी जगह ज़्यादातर कीबोर्ड क्वालिटी कीबोर्ड ही देखने को मिलेंगे। क्वालिटी इस लेआउट को दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है, और देखिए इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्वालिटी कीबोर्ड को कि दुनिया के लोग ये समझ लगते हैं इसके अलावा कोई और कीबोर्ड है ही नहीं। तो इस जो कीबोर्ड है इसकी जो पहचान होती है वो क्या है, इसके जो 6 लेटर के अनुसार ही नामित किया गया है। इनकी जो पहली टॉप रो है उसमें लिखा होता है क्वार्टी, QWERTY, जिसे पहचान कर सकते हैं क्वार्टी है। इसे प्राय सभी देशों में इस्तेमाल में लाया जाता है। इसे इतना ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यही एक प्रकार का कीबोर्ड मौजूद है। अब बात करते हैं सेकंड आता है HRT कीबोर्ड। इसे फ्रांस में डेवलप किया गया। ये दूसरे वेरिएंटेशन के हिसाब से क्वालिटी लेआउट का, और इसे स्टैंडर्ड फ्रेंच कीबोर्ड भी माना जाता है। ये मेरे तो मीडियम क्वालिटी का। अब बात करते हैं टिबोरिक कीबोर्ड। इस लेआउट को फिंगर मूवमेंट को कम करने के लिए बनाया गया है, जिससे क्वालिटी और HRT कीबोर्ड की तुलना में इसमें ज़्यादा जल्दी फास्ट टाइप किया जा सकता है। देखिए ये कीबोर्ड बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, बहुत कम प्रयोग किए जाते हैं। और इसका जो टिबोरिक कीबोर्ड है इसका जो फिंगर मूवमेंट है यानी जो टाइपिंग स्पीड है वो इंक्रीज हो जाता है, फिंगर मूवमेंट इससे कम होता है। अगर मैं अभी की बात करूं तो वर्तमान समय में जिन कीबोर्ड का यूज किया जाता है वे अधिकतर क्वालिटी ही होते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्वालिटी, नंबर 2 HRT, नंबर 3 टिबोरिक। जिन कीबोर्ड का आप सभी इस्तेमाल करते हैं वो सबसे ज़्यादा क्वालिटी कीबोर्ड ही होते हैं। अब हम बात करते हैं की के कितने प्रकार होते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को कीबोर्ड में स्थित अलग अलग प्रकार की के बारे में जानकारी दूंगा और उनके इस्तेमाल के विषय में भी बताऊंगा। एक सामान्यतः कीबोर्ड में की को कार्य के आधार पर निम्न 6 श्रेणियों में बांटा गया है, जिनका वर्णन कुछ इस प्रकार है। नंबर 1 फंक्शन की। फंक्शन की कीबोर्ड में सबसे ऊपर होती हैं। इन्हें कीबोर्ड में F1 से F12 तक लिखा जाता है। फंक्शन की का उपयोग किसी विशेष कार्य को करने के लिए किया जाता है। इनका हर प्रोग्राम अलग कार्य होता है। नंबर 2 टाइपिंग की। सबसे अधिक इस्तेमाल इन्हीं की का होता है। टाइपिंग की में दोनों तरह के कीज, अल्फ़ाबेट्स और नंबर शामिल होते हैं। इन्हें सामूहिक रूप में अल्फ़ा नंबरिक कीज कहा जाता है। टाइपिंग की भी सभी तरह के सिम्बॉल्स, फंक्शंस, मार्क भी शामिल होते हैं। नंबर 3 यानी थर्ड नंबर कंट्रोल्स की। इन की को अकेले अन्य की के साथ कोई निश्चित कार्य को करने के लिए इस्तेमाल में किया जाता है। एक सामान्यतः कीबोर्ड में अधिकतर कंट्रोल की, ऑल्ट की, विंडोज़ की, ESC की का उपयोग कंट्रोल की के रूप में किया जाता है। इनके अलावा मेन्यू की, स्क्रॉल की, फ्यूज ब्रेक की, प्रिंट स्क्रीन शॉट की आदि की भी कंट्रोल की में शामिल होती हैं। अब बात करते हैं नंबर 4 यानी नेविगेशन की। तो नेविगेशन की में हमारे पास एरो की आ जाती है, यानी एरो की संख्या कितनी होती है, क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है आपसे एग्जाम में, तो 4 होता है दोस्तों। और इसके अंदर नेविगेशन की में एरो आ जाती हैं, एरो कीज आती हैं, होम की, एंड की, इंसर्ट की, पेज अप, पेज डाउन, डिलीट की आदि कीज इसके अंदर इनका यूज किसी डॉक्यूमेंट्स एंड वेब पेज में आदि इधर उधर जाने में होता है, जो नेविगेशन की होती है यानी पेज को इधर उधर करने में। नंबर 5 की अगर बात करें तो ये आती है इंडिकेटर लाइट्स। कीबोर्ड में 3 तरह की इंडिकेटर लाइट संकेतक होती हैं, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक और कैप्स लॉक। जब कीबोर्ड में पहली लाइट जली हो तो इसका अर्थ है कि नंबरिंग कीपैड चालू है, और यदि बंद हो तो इसका अर्थ है कि नंबरिंग कीपैड बंद है। दूसरी लाइट हमें लेटर के अपर केस और लोअर केस के बारे में संकेत करती है। जब ये बंद होती है तो लेटर लोअर केस में होते हैं, और जब ये चालू होती है तो लेटर अपर केस में होते हैं। तीसरी, जिसे स्क्रॉल लॉक के नाम से जाना जाता है, ये हमें स्क्रॉलिंग के बारे में संकेत करती है। नंबर 6 यानी नंबरिंग कीपैड। देखिए इसको कैलकुलेटर की भी कहा जाता है। जिस तरह से कैलकुलेटर में कुछ नंबर्स दे रखे होते हैं जो की होती हैं, इसी तरह से इसके अंदर भी नंबरिंग कीपैड में कुछ नंबर होते हैं, इसलिए हम इनको कैलकुलेटर की या नंबरिंग कीपैड की बोलते हैं। इन्हें हम कैलकुलेटर की भी कह सकते हैं, क्योंकि एक नंबरिंग कीपैड में लगभग कुछ अतिरिक्त एक कैलकुलेटर के ही समान की होती हैं। इनका इस्तेमाल नंबर्स लिखने के लिए किया जाता है। अब दोस्तों कुछ हम सिंबल्स के बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे, क्योंकि देखिए जब हम कंप्यूटर सीख रहे हैं तो सिंबल्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। मैंने कहा आप इन्वर्टेड कोमा प्रेस कीजिए, मैंने कहा फुल स्टॉप लगाइए, क्वेश्चन मार्क लगाइए, कॉलन लगाइए,
सिंगल क्वेट लगाइए। तो अगर आपको जानकारी नहीं है, पता ही नहीं है सिंगल क्वेट क्या होता है, इन्वर्टेड क्या मतलब क्या होता है, डबल कोट क्या होता है, सिंगल कोट क्या होता है, लेस देन क्या होता है, ग्रेटर देन क्या होता है, तो वहाँ पर आप क्या है वर्क नहीं कर पाते, यानी कंप्यूटर में एक्सपर्ट नहीं बन सकते। तो ना उन सभी सिम्बल्स के बारे में मैं भी यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा लास्ट तक और हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यानी की सिम्बल्स एंड एक्सप्लेनेशन। यानी जैसे हमारे पास विंडोज होता है, विंडोज की होता है, इसका काम क्या होता है कंप्यूटर के अंदर। तो पीसी कीबोर्ड में एक विंडोज की होता है जो कि एक 4 पेन विंडोज की तरह दिखाई पड़ता है, ठीक है, एक होता है। उसके बाद कमांड की होता है, एप्पल मेक कंप्यूटर हैव ए कमांड्स की। मेन्यू, पीसी कीबोर्ड आल्सो हैव ए मेन्यू की दैट लुक्स लाइक ए कर्सर पॉइंटिंग टू ए मेन्यू, पॉइंटिंग माने ESC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एस्केप की। F1 यानी F12 यानी इन्फॉर्मेशन अबाउट द F1 थ्रू F12 कीबोर्ड्स की, यानी इनका फुल फॉर्म होता है, यानी इसका मतलब क्या है वो पूरा बताया गया। F13 एंड F24 इन्फॉर्मेशन अबाउट द F13 थ्रू F24 कीबोर्ड्स कीज। अब बात करें टैब का होता है टैब की, कैप्स लॉक यानी कैप्स लॉक की, शिफ्ट यानी शिफ्ट की, CTRL का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कंट्रोल की। तो इनका पूरा फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। एक्चुअल में होता क्या कीबोर्ड पे ये शॉर्ट फॉर्म लिखा होता है, अब शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, जब तो हम अच्छे से वर्क कर पाएंगे। जैसे FN बना है तो FN का मतलब होता है फंक्शन की, ALT बना है तो यानी इसका मतलब होता है अल्टरनेट की यानी ऑल्ट की, PC ओनली मेक यूजर हैव ए ऑप्शंस की, स्पेस बार तो स्पेस बार की, एरोस यानी अप डाउन लेफ्ट एरोस की, बैक स्पेस यानी बैक स्पेस की, डिलीट यानी DEL बना है तो इसका भी मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, डिलीट की। एंटर का मतलब होता है एंटर की, PRT SCRN का मतलब होता है प्रिंट स्क्रीनशॉट की, स्क्रॉल लॉक का मतलब होता है स्क्रॉल लॉक की, फ्यूज का मतलब होता है फ्यूज की, ब्रेक का मतलब होता है ब्रेक की, ब्रेक की, इंसर्ट यानी इंसर्ट की, होम यानी होम की, पेज अप यानी पेज अप और पेज डाउन की। हम बात करते हैं पेज डाउन एंड पेज अप डाउन की, एंड की यानी एंड की, नम लॉक यानी नम लॉक की। अब जो सबसे पहला आप देख पा रहे हैं सिंबल से ये होता है, इसे बोलते हैं टाइल्ड, और सेकंड है हमारे पास फ्यूज, और होता है फिर हमारे पास जिसको एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं, इसको एक्सक्लेमेशन मार्क या इसको बैंक भी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म। और जो आप ऐड सिंबल तो आप जानते हैं, जिससे एल्डरेट आप बोलते हैं और लगाए भी हैं, तो ऐड सिंबल होता है ये हमारे पास सेकंड ऐड सिंबल है। फिर उसके बाद में हैज़ है जो आप अक्सर यूज करते हैं, फिर उसके बाद में पाउंड सिंबल है, एरो है, फिर जेनिक करेंसी यानी डॉलर का साइन है, यहाँ पर ये सेंट साइन है, इस चाइनीज यानी चाइनीज करेंसी है, जापान युआन की करेंसी है, वो सिम्बल्स है यहाँ पर। फिर उसके बाद में माइक्रो सेक्शंस है, यहाँ पर ये परसेंटेज का सिम्बल्स है, यहाँ पर डिग्री का सिम्बल्स है, यहाँ करकमफ्लेक्स का सिम्बल है, यहाँ पर एंड का सिम्बल्स है, यहाँ पे स्टार का सिम्बल्स है, यहाँ ओपन पैरेंथिसिस का सिम्बल है, यहाँ पर क्लोज पैरेंथिस का सिम्बल है, यहाँ पर आप डैश देख पाएंगे, डैश जो बीच में आप लगाते हैं इसको हाइपन भी बोलते हैं, हाइपन लगाइए या डैश लगाइए, दोनों जगह अलग अलग वर्क करता है। हाइपन का भी वर्क करेगा, ये माइनस का भी वर्क करेगा, डैश का, यानी अलग अलग कंडीशन पर अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है। अंडर स्क्वायर यानी किसी लाइन के नीचे किसी लाइन को अंडर स्कोर करना ये कहलाता है। प्लस यानी इक्वल टू, और यहाँ पर ओपन ब्रेस सिक्वेंटी या ओपन ब्रैकेट इसको बोल सकते हैं, और क्लोज ब्रैकेट बोल सकते हैं, ब्रैकेट। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा ओपन ब्रैकेट, यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पर इसको पाइप बोलते हैं, इसको रिवर्स शोल्डर्स बोलते हैं, और इसको डिवीजन सिंबल बोलेंगे, इसको रिवर्स शोल्डर्स बोलेंगे। यहाँ पर ये हमारे पास कोलोन है, और उसके बाद यहाँ पर सेमी कोलोन है, यहाँ पर इसको इन्वर्टेड कोमा बोलते हैं, इसको डबल कोट बोल सकते हैं, इसको सिंगल कोट बोलते हैं, इसको सिंगल कोट भी बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये लेस देन देख पा रहे हैं, एंगल ब्रैकेट। अगर देखो यहाँ पर दे रखा है एंगल ब्रैकेट यानी एंगल बनाइए तो हमें यहाँ पे लगाना है। उसके बाद ग्रेटर देन यहाँ पर दे रखा है तो ग्रेटर देन लगाना है, और उसके बाद कोमा, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क। आई होप कि आप समझ गए। अब बात करते हैं ESC की। ESC की का मतलब होता है वर्तमान में चल रहे किसी भी टास्क को कैंसिल करने के लिए आप ESC की का इस्तेमाल करते हैं। देखिए हम किस की का प्रयोग कहाँ करते हैं उसके बारे में हम फुल डिटेल्स बताने वाले हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। कंप्यूटर की A to Z यहाँ पे जानकारी लेकर के आप कंप्यूटर में बहुत एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो A से लेकर के Z तक यानी जितनी भी 104 की होती हैं सब के बारे में हम एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, तो धैर्य रखे रखिए। तो ESC की का मतलब होता है यानी एस्केप की।
ESC की का इस्तेमाल होता है वर्तमान में चल रहे किसी भी टास्क को कैंसिल करने के लिए किया जाता है। इसका पूरा नाम होता है एस्केप की। अगर वर्तमान में कोई भी प्रोग्राम चल रहा है, अगर आप एस्केप की प्रेस करेंगे वो डायल बॉक्स आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कैंसिल करने के लिए एस्केप की। कंट्रोल की, कंट्रोल की का पूरा नाम कंट्रोल की है। इसका इस्तेमाल कीबोर्ड में शॉर्टकट की में किया जाता है, यानी शॉर्टकट। यानी कंट्रोल की अकेले कोई कार्य नहीं करती, लेकिन उसके साथ मल्टीपल कार्य होते हैं। जैसे कंट्रोल एस से सेव होता है, कंट्रोल पी से प्रिंट होता है, कंट्रोल डी से डिलीट होता है, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट होता है, कंट्रोल बी से बोल्ड होता है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल बी से पेस्ट होता है। तो मतलब मल्टीपल वर्क हैं, लेकिन किसी अन्य की के साथ मिलकर के मल्टीपल वर्क करता है, सिंगल वर्क नहीं। तो ये क्या है, कंट्रोल करने का वर्क कर रहा है, यानी पूरे कई सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। ऑल्ट की, यानी ऑल्ट की भी क्या है, एक शॉर्टकट के रूप में किया जाता है, ये भी मल्टीपल वर्क कर रहा है। विंडोज़ यानी लोगो की, इसकी का यूज स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए किया जाता है। उसके बाद मेन्यू की, मेन्यू की माउस के राइट क्लिक के समान ही कार्य करती है। ये किसी चुने हुए प्रोग्राम से संबंधित विकल्पों को ओपन करती है। देखिए मेन्यू की क्या होती है, हमारे पास एक ऑल्ट और विंडोज़ के बीच में एक प्रॉपर्टीज़ की, यानी जिसे मेन्यू की कहा जाता है, वो होती है जो माउस के राइट बटन के समान कार्य करती है। जो आप माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे वही वर्क उस की से होता है। PRT यानी अगर आप अपने कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, जैसे आप फ़ोन में एक्चुअली में स्क्रीनशॉट लेते होंगे, अगर कंप्यूटर में लेना चाहते हैं तो PRT स्क्रीनशॉट की आप प्रेस करेंगे, आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप इमेज लेना चाहते हैं तो PRT स्क्रीनशॉट लेंगे, तो उसे देखने के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल B करके पेस्ट करके उसे देख सकते हैं। लेकिन अगर आप कंप्यूटर में ही सेव करना चाहते हैं तो विंडोज़ के साथ PRT स्क्रीनशॉट आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो वह आपका कंप्यूटर में इमेज सेव भी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेविगेशन की इसका, तो इसमें हमारे पास एरो की आती हैं। एरो की 4 होती हैं, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो और राइट एरो। इनका इस्तेमाल कर्सर और वेब पेज को एरोस की दिशा में सरकाने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं होम की। होम की का इस्तेमाल कर्सर को किसी दस्तावेज की शुरुआत में लाने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से एक वेब पेज और डॉक्यूमेंट्स की एकदम शुरुआत में आ सकते हैं। होम की जैसे प्रेस करेंगे तो किसी भी लाइन या किसी भी वेब पेज की हम शुरुआत में आ सकते हैं। एंड की का मतलब है किसी भी वेब पेज या किसी भी लाइन के किसी भी कंटेंट के हम मतलब एंड में पहुंच सकते हैं। इंसर्ट की का इस्तेमाल इंसर्ट मोड को ऑन ऑफ करने के लिए किया जाता है। डिलीट की का इस्तेमाल कर्सर के बाद टेक्स्ट सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट तथा फाइल्स या फोल्डर को डिलीट करने के लिए किया जाता है। देखिए जैसे कि हम लेफ्ट हैंड के जितने भी टेक्स्ट होते हैं उनको डिलीट करने के लिए हम बैक स्पेस की का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हमें राइट हैंड के कुछ टेक्स्ट को अगर डिलीट करना है तो हम डिलीट की का प्रेस करेंगे। पेज अप की का इस्तेमाल करते हैं नीचे आने के लिए, यानी मतलब पेज अप यानी ऊपर जाने के। पेज अप की का इस्तेमाल कर्सर एवं किसी पेज को ऊपर सरकाने के लिए किया जाता है। पेज डाउन की का नीचे सरकाने के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों माउस। जैसे कि माउस और कीबोर्ड देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस होते हैं और माउस के बारे में हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो माउस जो आज हम यूज कर रहे हैं, तो माउस का आविष्कार डॉक्टर डगलस एंजिलबर्ट ने किया था दोस्तों। और इसके आविष्कार की बात करें तो 1964 में इसको आपको आविष्कार किया था, यानी 1964 ईस्वी में डॉक्टर डगलस एंजिलबर्ट ने माउस का आविष्कार किया था। तो माउस के कई प्रकार होते हैं और माउस का दूसरा नाम होता है पॉइंटिंग डिवाइस। और सबसे पहला जो माउस बना था वो लकड़ी का माउस बना था। स्क्रीन पर एक विशेष आइकॉन होता है जिसे हम माउस पॉइंटर या कर्सर कहा जाता है। माउस कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्टिकल माउस, ट्रैकबॉल माउस और वायरलेस माउस। वो हम दिखाएंगे आगे कौन कौन से होते हैं। अब बात करते हैं माउस में कितने बटन होते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं, तो दोस्तों आज हम कन्फ्यूज मिटा देंगे आपका। तो माउस के अंदर 3 बटन होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन, स्क्रॉल बटन। लेफ्ट बटन का यूज टू ओपन ए प्रोग्राम, डबल क्लिक। अगर लेफ्ट बटन का अगर आप यूज कर रहे हैं तो डबल क्लिक के साथ करेंगे किसी भी प्रोग्राम या फोल्डर को ओपन करने के लिए। राइट बटन सिंगल क्लिक प्रोग्राम प्रॉपर्टीज, यानी किसी फाइल या फोल्डर यानी किसी प्रोग्राम की प्रॉपर्टीज में जाना है तो सिंगल क्लिक करेंगे राइट बटन। स्क्रॉल बटन का यूज तो आप जानते ही हैं, पेज अप और पेज डाउन करने के लिए करते हैं। टर्म्स एंड ड्रैग करने के लिए, ड्रॉप करने के लिए हम पेज यानी स्क्रॉल इसका यूज करते हैं। और जो हमारा माउस का स्क्रॉल बटन होता है वो ओनली वर्टिकल स्क्रॉलिंग को ही करता है, यानी अप डाउन ऊपर नीचे वाली। बात करते हैं जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ऑप्टिकल माउस इस तरह का होता है जिसके अंदर एक वायर लगा होता है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल ऑप्टिकल माउस का किया जाता है, लेकिन अब ज़्यादातर वायरलेस का भी काफ़ी प्रचलन हो गया है। वायरलेस माउस में ये यानी वायरस यानी
वायर नहीं होता है, विदाउट वायर होता है, और इसके अंदर एक डोंगल होता है जिससे आप कंप्यूटर में इंसर्ट करना रहता है। उसके बाद ये कनेक्ट हो जाता है ब्लूटूथ से और इसको हम इजी तरीके से चला सकते हैं। इसके अंदर एक सेल पड़ता है। ट्रैक बॉल माउस यानी इस पहले समय में चलता था, जिससे डॉक्टर लोग ज़्यादा यूज करते थे, इससे फिंगर मूवमेंट क्या है कम हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का प्रिंसिपल क्या होता है ना, कंप्यूटर का सिद्धांत क्या होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इनपुट प्रोसेस आउटपुट, जैसे कि अभी मैंने पीछे बताया आपको, यानी सबसे पहले यूजर इनपुट डिवाइस से उसमें इनपुट करता है, यानी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस भेजेगा, निर्देश देगा, और जो निर्देश दिए गए हैं कंप्यूटर उन्हीं चीज़ों पर कैलकुलेशन करेगा, उस डेटा को प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट बना उस रिजल्ट को आउटपुट डिवाइस के रूप में हमें दिखा देगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कीबोर्ड के माध्यम से दोस्तों इसने यूज़र ने 2020 को एडिशन किया, तो उसने इंस्ट्रक्शंस दिया, वह डेटा प्रोसेस हुआ कि सीपीयू के अंदर गया, सीपीयू ने उसको 2020 प्लस करके 40 उसको रिजल्ट के रूप में कहाँ दिखा दिया, आउटपुट यानी मॉनिटर पर दिखा दिया। तो ये हमारे कंप्यूटर का प्रिंसिपल होता है, यानी सिद्धांत होता है, वर्क किस तरह से करता है। तो आई होप कि आप समझ गए। अब बात करते हैं इनपुट क्या है। तो इनपुट देखिए, इनपुट क्या होता है। इनपुट डिवाइस वह डिवाइस होती है जिस डिवाइस का प्रयोग यूजर कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए करता है, यानी इंस्ट्रक्शंस भेजने के लिए करता है, वह सभी इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले इनपुट डिवाइस से यूजर डेटा को इसमें डालता है, उसे इनपुट कहते हैं। ये सेट ऑफ डेटा या इन्फॉर्मेशन होता है जो कि कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि लेटर के रूप में डेटा हो सकता है, नंबर्स के रूप में हो सकता है, वर्ड्स के रूप में हो सकता है, ऑडियो के रूप में हो सकता है, वीडियो के रूप में हो सकता है। कई प्रकार का हमारा डेटा हो सकता है जो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। उसके बाद जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसके अंदर एक प्रोसेसिंग होती है। जो डेटा आप भेजे हैं यह एक इंटरनल प्रोसेस होता है और इनपुट किए गए डेटा को प्रोग्राम में दिए इंस्ट्रक्शंस के आधार पर प्रोसेस करता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, यूजर जो इंस्ट्रक्शंस इनपुट डिवाइस के माध्यम से भेजा है उसी इंस्ट्रक्शन के आधार पर सीपीयू यानी जो उसका प्रोसेसर है वो प्रोसेस करता है। उसके बाद बात करते हैं आउटपुट। आउटपुट यानी जो प्रोसेस डेटा को रिजल्ट के रूप में मॉनिटर पर देखते हैं उसे आउटपुट बोलते हैं, यानी जो प्रोसेसिंग की सीपीयू ने और जो उसका रिजल्ट है जो आउटपुट के रूप में दिखा रहा है, ठीक है, उसे हम आउटपुट कहते हैं। प्रोसेस डेटा को रिजल्ट के रूप में मॉनिटर पर देखते हैं उसे हम आउटपुट कहते हैं। जब डेटा प्रोसेस हो जाता है तो वो मॉनिटर पर स्क्रीन पर प्रिंटर के माध्यम से ऑडियो डिवाइस के जरिए हमें मिल जाता है। देखिए, जिस प्रकार का डेटा है, मान लीजिए अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो प्रिंटर के माध्यम से वो डेटा हम प्रिंटर के माध्यम से मिल गया। कोई ऑडियो है तो वो आपको सीपीयू यानी स्पीकर के माध्यम से मिल गया। ठीक है, वीडियो है तो आप दोनों प्रकार से देख पाएंगे, ऑडियो वीडियो के माध्यम से। तो आप डेटा मैनेज करता है किस टाइप का। अब बात करते हैं कंप्यूटर के बाद। कंप्यूटर के भाग, यह एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जिसके कई पार्ट्स होते हैं। आपने अक्सर देखा है कि उसमें काम करने के लिए अलग अलग पार्ट्स होते हैं। कुछ पार्ट्स नेसेसरी जिसके बिना सिस्टम वर्क नहीं कर सकता। कुछ कंप्यूटर के पार्ट्स वैसे पार्ट्स होते हैं जो एक्स्ट्रा वर्क को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनपुट डिवाइस, अब बात करते हैं इनपुट डिवाइस। जैसे अपने पीसी के अंदर डेटा को एंटर करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं उन्हें इनपुट डिवाइस बोलते हैं। दोस्तों, ये डेटा और इंस्ट्रक्शंस हम इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल करके अलग अलग फॉर्म में एंटर करते हैं। इनपुट यंत्र इंसान और सिस्टम के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेट करने का माध्यम होता है। इनपुट डिवाइस ऐसे डिवाइस हैं जो निर्देश और डेटा को इनपुट करने के बाद सीधे सीपीयू तक पहुंचते हैं। इन डिवाइस से गए हुए इंस्ट्रक्शन सिस्टम के दिमाग को बताते हैं कि यूज करना क्या है। इनपुट डिवाइस अलग अलग प्रकार के हैं जिससे डेटा और इंस्ट्रक्शंस को इनपुट कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको अलग अलग इनपुट डिवाइस के बारे में बता रहा हूँ। कीबोर्ड है, लाइट पेन है, डिजिटल कैमरा है, माउस स्कैनर है। जैसे कि देखो इनपुट डिवाइस के रूप में जैसे लाइट पेन देख पा रहे हैं, कीबोर्ड देख पा रहे हैं, डिजिटल कैमरा है, स्कैनर, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड को मेन सर्किट बोर्ड कहा जाता है, यानी मदरबोर्ड पर जो हमारे पास रैम है, रोम है, सीपीयू है, ये सभी जो डिवाइसेस लगी होती हैं डायरेक्ट वो मदरबोर्ड से कनेक्टेड होती हैं। यानी अगर आप कोई भी प्रिंटर कनेक्ट कर रहे हैं, माउस है,
फॉर एग्जांपल कोई भी डिवाइस है वो डायरेक्टली मदरबोर्ड से कनेक्टेड होती है और मदरबोर्ड में लगा होता है सीपीयू, डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्टेड हो जाती है। तो मदरबोर्ड सिस्टम का एक मेन सर्किट बोर्ड होता है, इसमें सभी हिस्सों को कनेक्ट किया जाता है, जैसे सीपीयू है, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर और भी डिवाइस केबल्स जो डायरेक्टली मदरबोर्ड से कनेक्टेड होती हैं। मदरबोर्ड सिस्टम के अंदर एक हार्डवेयर होता है, इसे हम सिस्टम का बैकबोन भी बोलते हैं। दोस्तों पीसी और लैपटॉप के अलावा भी बहुत सारी डिवाइसेस हैं जिसमें मदरबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। मोबाइल और टैबलेट जैसे डिवाइसेस में भी मदरबोर्ड होता है। अलग अलग सिस्टम के मदरबोर्ड की शेप और साइज डिवाइस के अनुसार होती है। कुछ पार्ट्स तो सीधे मदरबोर्ड में ही कनेक्टेड होते हैं। देखिए मदरबोर्ड किस तरह का होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो मदरबोर्ड कुछ इस तरह से होता है। ये मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड पे यहाँ पर आपको रैम्स लगी होती हैं, 2 स्लॉट दे रखे होते हैं, ये सीपीयू लगा होता है और यहाँ पर हमारे पास रोम्स लगी होती हैं और जो भी हम कीबोर्ड है, माउस है, जो भी कनेक्ट करते हैं वो हम डायरेक्टली यहाँ पर इसमें यूएसबी केबल अपना इंसर्ट करते हैं और यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है। यानी जो भी अगर आप कोई भी डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं वो डायरेक्ट मदरबोर्ड से ही जा करके कनेक्ट होती है और मदरबोर्ड से डायरेक्ट वो सीपीयू से कम्युनिकेट करती है। अब इस सीपीयू के यानी जो मदरबोर्ड है उसके अलग अलग पार्ट्स यहाँ पे आपको दिखाए जा रहे हैं, जैसे रैम लगा है, सीपीयू है, ठीक है, प्रोसेसर, रैम, रोम इत्यादि सभी पार्ट्स इसके अलग अलग करके इसका फैन बॉक्स सब कुछ दिखाया गया है। उसके बाद बात करते हैं सीपीयू। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे सिस्टम का दिमाग बोला जाए तो बिल्कुल गलत बात नहीं है। जिस तरह इंसान अपने दिमाग से सोचता है और डिसीजन लेता है उसी तरह सिस्टम में भी सीपीयू इंसान के दिमाग की तरह काम करता है। इसको बहुत सारे नामों से भी जाना जाता है, जैसे ई-ब्रेन प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर। ये सिस्टम कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड में होता है। वर्ल्ड का पहला प्रोसेसर इंटेल कंपनी ने 1970 ईस्वी में बनाया। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, वर्ल्ड का पहला प्रोसेसर इंटेल 4004 कंपनी ने 1970 ईस्वी में बनाया था। बात करते हैं सीपीयू के भाग कितने होते हैं। तो सीपीयू के मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं, तीसरा भाग एमयू को माना जाता है। तो सीपीयू 2 पार्ट्स, एएलयू एंड सीयू। एएलयू यानी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, सीयू यानी कंट्रोल यूनिट। एएलयू यानी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट दोनों तरह के डेटा, न्यूमेरिकल एंड लॉजिकल डेटा को कैलकुलेट करता है और निर्णय लेता है। ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के साथ ही लॉजिकल, लेस देन, इज इक्वल टू, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन एंड और को प्रोसेस कर लेता है। यानी बोल सकते हैं जो एएलयू है वो दोनों प्रकार की कैलकुलेशन को करता है, अरिथमेटिक एंड मैथिकल लॉजिकल गणनाओं को कैलकुलेट करता है। जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है, इन सभी प्रकार की कैलकुलेशन हमारा एएलयू पार्ट करता है। यानी जो भी कैलकुलेशन करने का वर्क दिया जाता है वो एएलयू भाग को दिया जाता है। यानी हार्ड ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का हृदय भी एएलयू को बोला जाता है। बात करते हैं कंट्रोल यूनिट सिस्टम, जो सिस्टम के सारे कामों को कंट्रोल करता है। इसके सारे पार्ट्स को जैसे इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसर के काम को नियंत्रित करता है। देखिए सीयू यानी कंट्रोल, जैसे इसके नाम से जान पा रहे हैं, कंट्रोल यानी सिस्टम के सभी कामों को। मैंने अभी इसको इंस्ट्रक्शन भेजा एडिशन का, बोला कि 2020 एडिशन करना है, तो इसको जो कंट्रोल करने का जो वर्क कर रहा है वो कौन कर रहा है? सीयू। मान लीजिए अगर सीयू नहीं होता तो मैंने बोला एडिशन करना है तो उसकी जगह सब्ट्रैक्शन भी कर सकता है, अगर कंट्रोल इसकी कमांड नहीं रहेगी तो क्या है, जो सभी प्रकार के जो इनपुट दिए गए उसको कंट्रोल करने का वर्क जो उसको बताएगा वो कंट्रोल सीयू होता था। ठीक है, राइट। अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइस। सिस्टम में डेटा प्रोसेस हो जाने के बाद रिजल्ट को आउटपुट करने के दिखने के लिए जिन डिवाइस का सिस्टम प्रयोग करता है उसे आउटपुट डिवाइस बोला जाता है। आउटपुट डिवाइस जैसे साउंड है, वीडियो है, शेप, फोटो इत्यादि के रूप में यूजर को डेटा प्रदान करता है। आउटपुट डिवाइस में हम सभी मॉनिटर्स, प्रिंटर्स, ईयरफोन, स्पीकर को जानते हैं। ये सभी डिवाइस इंफॉर्मेशन में हमें आउटपुट करके दिखाती हैं। यह मैं आपको कुछ ज़रूरी आउटपुट डिवाइसेस बता रहा हूँ, जैसे मॉनिटर है, स्पीकर है, प्रिंटर है, प्रोजेक्टर है, etc। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। अब बात करते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क एक सिस्टम के स्टोरेज के रूप में कार्य करता है, यानी जितने भी डेटा होते हैं जैसे वीडियोस, MP3, डॉक्यूमेंट्स, सभी तरह के फाइल्स को यहाँ सेव करते हैं, उसे ही हार्ड ड्राइव बोलते हैं। यह परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होता है जिसमें जब तक चाहें तब तक डेटा स्टोर करके रख सकते हैं, जब तक यूजर खुद अपने से डिलीट नहीं करेगी, जब तक आपका डेटा यहाँ पे लॉस होने वाला नहीं।
तो इन फ्यूचर डेटा को देखने के लिए भी हम हार्ड डिस्क, यानी जो भी आप डेटा वर्क किए उसको इन फ्यूचर देखना चाहते हैं तो हम उसकी हार्ड ड्राइव में उसको डेटा को सेव करके रख सकते हैं। हार्ड ड्राइव का कुछ इस तरह से, इसके अंदर 3 ड्राइव बनी होती हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। एक्चुअल में होता क्या, सी ड्राइव के अंदर हम अपनी विंडोज से इंस्टॉल करते हैं और डी ड्राइव के अंदर हम जो अपना पर्सनल डेटा होता है उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं। इसके अंदर कुछ एक CDC लगी होती है जो एक डेटा के रूप में स्टोर करता है। लेकिन अभी HDD का लेटेस्ट वर्जन क्या आ चुका है दोस्तों, SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव, और उसकी स्पीड भी काफ़ी इंक्रीज होती है, उसमें डेटा लॉस होने का भी चांसेस नहीं रहता है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रैम, क्या रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम को मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी या वॉलेटाइल मेमोरी भी बोला जाता है। इसे वॉलेटाइल मेमोरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि डेटा को टेम्परेली स्टोर करते हैं। रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है या वर्सेटाइल मेमोरी बोल सकते हैं इसे। इसका फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम सिस्टम की स्पीड को इंक्रीज करता है, यानी सिस्टम जितना ज़्यादा आपका रैम रहेगा उतना ज़्यादा उसकी स्पीड बढ़ेगी। इसलिए जितनी हाई कैपेसिटी रैम होगा सिस्टम उतना स्पीड काम करेगा। जब भी कोई यूजर सिस्टम में काम करता है तो काम करते वक्त जितना भी यूजर काम करता है उसे स्टोर करके रखता है, लेकिन अगर किसी वजह से डेटा सेव नहीं किया और पावर चले गई तो सारा डेटा भी लॉस्ट हो जाएगा। रैम यानी एक टेम्परेरी मेमोरी है, सिर्फ काम करते वक्त डेटा को सेव करती है। इसे परमानेंटली स्टोर करने के लिए उसे हार्ड ड्राइव में ही स्टोर करना जरूरी है। हम बात करते हैं SMPS की, यानी जो हमारे पूरे कैबिनेट को पावर सप्लाई करता है, चाहे वो कीबोर्ड है, मदरबोर्ड है, CPU, यानी पूरे कैबिनेट को पावर देने का जो वर्क करता है वो क्या करता है SMPS। यानी इसके अंदर आप AC करंट भेजते हैं और ये DC में कन्वर्ट करके सभी को भेजता है। SMPS का मतलब होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो सिस्टम के सभी पार्ट्स को पावर सप्लाई करता है। मेमोरी को हिंदी में स्मृति बोल सकते हैं या स्मरण शक्ति बोल सकते हैं। व्हाट इज मेमोरी? मेमोरी क्या है? यह डिवाइस इनपुट डिवाइस के द्वारा प्राप्त निर्देशों को कंप्यूटर में संग्रहण स्टोर करके रखता है। इसे कंप्यूटर की याददाश्त भी कहा जाता है। मानव में कुछ बातों को याद रखने के लिए मस्तिष्क होता है, उसी प्रकार कंप्यूटर में डेटा को याद रखने के लिए मेमोरी होती है। यह मेमोरी CPU का एक अभिन्न अंग है। इसे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी या आंतरिक मेमोरी या इंटरनल मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। अभी मेमोरी के कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। देखिए मेमोरी 2 प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ मेमोरी, एक प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के भी 2 पार्ट्स होते हैं, रैम एंड रोम। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी के भी कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जैसे हम पहले समय में मैग्नेटिक टैप का यूज करते थे, उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क आया, फिर उसके बाद में हमारे पास फ्लॉपी डिस्क आया, फिर उसके बाद हमारे पास हार्ड डिस्क का प्रयोग करने लगे। उसके बाद इस समय जो इसका लेटेस्ट वर्जन आ चुका है वो SSD आ चुका है दोस्तों। तो ये जो है इसके जो है जनरेशन रहते हैं। तो इट कैन बी डिफाइंड एज द प्लेस वेयर द डेटा इज स्टोर्ड। देखिए ये जो मेमोरी है इसका प्रयोग हम डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं, डिफाइन करने के लिए करते हैं डेटा को। उसके बाद अब हमारे पास रैम के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं SRAM यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। Because the memory retains its contents as long as power is supplied, it does not have to be properly refreshed as in DRAM. It is the faster than DRAM. The contents of the memory can be read much faster. However, is more expensive. The is larger in size. देखिए स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है यानी स्टिकली वर्क करने के लिए। DRAM यानी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी डायनेमिकली वर्क करने के लिए। बिकॉज द मेमोरी कंटेंट नीड्स टू बी रिफ्रेश्ड periodically every 5 milliseconds due to leakage of electrical charges. It is the slower than SRAM but cheaper and smaller in size. जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। टाइप्स ऑफ DRAM, हमारे पास रोम के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे कि PROM यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इस विच द यूजर कैन लोड प्रोग्राम्स एंड डेटा दैट आर रीड ओनली। PROM के अंदर एक बार अगर जो डेटा प्रोग्राम में जो लोड कर दिए उससे ओनली रीड कर सकता है, उसमें चेंजेबल नहीं रहता। EPROM यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी,
It is the validation of freedom and is rewritable. It is can erased by exposing the chip to ultraviolet light। यानी जो हमारे पास EPROM होता है उसके अंदर जो प्रोग्राम जो एक बार डाला जाता है उसको हम इरेज कर सकते हैं, लेकिन पराबैंगनी किरणों के साथ उसको हम डेटा को इरेज कर सकते हैं। लेकिन इसका क्या हार्डवेयर से हम इस EPROM को निकालना रहेगा, रिमूव करके तब हम इसको निकाल सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास डबल EPROM होता है उसमें हम डायरेक्टली यानी सॉफ्टवेयर के माध्यम से निकाल सकते हैं, यानी उसमें हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। डबल EPROM यानी इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर आता है फ्लैश मेमोरी। इट इज़ द इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल एंड परमानेंट टाइप्स मेमोरी यूज टू इन डिजिटल कैमरा MP3 प्लेयर। जो इसे फ्लैश मेमोरी या डबल EPROM भी कहा जाता है, जो ज़्यादातर किस में यूज किया जाता है, यानी कैमरा के अंदर, डिजिटल कैमरा, MP3 प्लेयर जो आप SD कार्ड यूज़ करते हैं, ये जो है एक PROM का माध्यम होता है। इसके अंदर डेटा को हम रिमूव कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर के माध्यम से, और इसके अंदर डाल भी सकते हैं। उसके बाद कैसे मेमोरी होता है, कैसे मेमोरी ये बहुत, इसका साइज़ बहुत कम होता है और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। उसके बाद मेमोरी के कुछ टेबल हैं, जैसे 1 बिट के अंदर कितना होता है, वैल्यू ऑफ और 1 निम्बल यानी 4 बिट्स होते हैं। 8 बिट के अंदर 1 बाइट होता है। 1024 बाइट्स के अंदर 1 किलोबाइट होता है। 1024 KB के अंदर 1 MB होता है। 1024 KB में जाकर के 1 MB बनता है। 1024 MB में 1 गीगाबाइट बनेगा। 1024 GB में 1 टेराबाइट। 1024 TB में 1 पीटाबाइट। 1024 PB में 1 एक्स्ट्राबाइट। 1024 EB में 1 जीटाबाइट। 1024 ZB में 1 योटाबाइट। तो बहुत सारी मतलब इसका फुल फॉर्म मतलब इसका कितना, जैसे 1024 MB अगर आपको मिलता है तो इसका मतलब है 1 GB आपके पास डेटा आया। 1 TB का मतलब यानी 1024 GB। 1 TB का मतलब यानी 1000 GB का हार्ड डिस्क है आपके पास। 1 टेराबाइट जिसे बोला जाता है। उसके बाद फंक्शन की, F1 की का इस्तेमाल हेल्प लेने के लिए करते हैं दोस्तों। F2 का इस्तेमाल रीनेम करने के लिए। F3 का इस्तेमाल सर्च कमांड ओपन करने के लिए। Alt+F4 का कमांड कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए, विंडोज़ को क्लोज करने के लिए करते हैं। F5 का इस्तेमाल रिफ्रेश करने के लिए। F12 का इस्तेमाल फाइल को सेव एज करने के लिए करते हैं, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है। ओपन हेल्प मेन्यू व्हेन प्रेसेस विथ विंडोज बटन, हाइड डिस्प्ले रिबन मेन्यू इन एक्सेल्स एंड वर्ड व्हेन हिट द कंट्रोल बटन्स। F2, F3, F4 फंक्शन की के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया गया। अब हम दोस्तों बात करते हैं कंप्यूटर यानी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? ब्रॉडली इसके काम करने के आधार पर कंप्यूटर 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जिनसे हर एक का अपने अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर, नंबर 2 डिजिटल कंप्यूटर, नंबर 3 हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिसमें केवल यानी इसके अंदर एनालॉग सिग्नल ही दिए जाते हैं। डिजिटल कंप्यूटर एंड डिजिटल होते हैं, वो हम एक एक तरीके से समझते हैं। एनालॉग कंप्यूटर वैसा सिस्टम जो जानकारी को दिखाने के लिए एनालॉग सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं, उसे एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। इसमें जो जानकारी होती है वो कंटिन्यू फॉर्म में होती है, जिसे कर्वस के रूप में दिखाते हैं। इसका इस्तेमाल कंटिन्यू फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए किया जाता है, जैसे तापमान, बिजली की प्रवाह है, ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन, इन सभी के अंदर एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर ऐसे सिस्टम जिसमें अलग जानकारी को दिखाने के लिए बाइनरी डिजिट का इस्तेमाल करते हैं, उसे डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। इसमें जानकारी डिस्क्रीट फॉर्म में होती है, ये जानकारी को टेक्स्ट, पिक्चर और ग्राफिक्स के रूप में शो करती है। उसके बाद बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। बेसिक सिस्टम जो जानकारी को दिखाने के लिए एनालॉग सिग्नल के साथ साथ ही बाइनरी डिजिट को भी समझने के योग्य होते हैं, उसे हम हाइब्रिड कंप्यूटर के तौर पर जानते हैं। इसमें ऑपरेटिंग मोड के अनुसार जानकारी शो करती है। इसमें जानकारी को कंटिन्यू फॉर्म में और साथ ही डिस्क्रीट फॉर्म में होती है, क्योंकि इसमें ये डिजिटल प्रोसेसिंग के साथ ही एनालॉग प्रोसेसिंग भी करता है। एंड कई बार क्वेश्चन पूछता है डिजिटल और एनालॉग का मिश्रण क्या कहलाता है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। तो आई होप कि आप समझ गए। अब बात करते हैं दोस्तों आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो आकार के आधार पर कंप्यूटर के 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है, लार्जेस्ट कंप्यूटर ऑफ सुपर कंप्यूटर। इस तरह के सिस्टम सबसे तेज और शक्तिशाली होते हैं। ये बहुत ही महंगे होते हैं और इनका उपयोग सिर्फ खास कामों के लिए किए जाते हैं, जैसे मौसम की भविष्यवाणी करना। इसके लिए बहुत ही जटिल गणना किया जाता है, यही वजह है कि इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल एनिमेशन, ग्राफिक्स डिजाइनिंग,
निकलेसी एनर्जी, रिसर्च, फ्लूइड डायनेमिक्स के कैलकुलेशन करने में किया जाता है। जो भी रिसर्च अनुसंधान वर्क होते हैं वो सभी जगह इस सुपर कंप्यूटर का वर्क किया जाता है। बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर से जो छोटा कंप्यूटर होता है उसे बोला जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। एक बहुत ही महंगा और बड़े आकार का सिस्टम होता है जो एक साथ 1000 यूजर को एक साथ हैंडल करने में कैपेबल होता है। अगर इसमें हेरेंसी की बात करें तो सबसे नीचे एक माइक्रो प्रोसेसर होता है जो कि सुपर कंप्यूटर तक पहुंचता है, जो कि ऊपर में होता है। मेन फ्रेम सुपर वाले से नीचे स्तर के होते हैं। अगर कुछ मौकों की बात करें तो ये सुपर सिस्टम से कई गुना शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि ये एक साथ कई प्रोग्राम को रन करा सकते हैं जिसमें हजारों यूजर एक साथ काम कर सकते हैं। लेकिन सुपर कंप्यूटर में एक बार में एक प्रोग्राम रन होता है, वो मेन फ्रेम से बहुत तेज काम करता है। अब तीसरे नंबर पर आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर यानी आकार और शक्ति के अनुसार ये मीडियम लेवल में आते हैं। मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम और वर्क स्टेशन के बीच में आते हैं। साधारण तौर पर अगर बात करें तो ये ऐसे सिस्टम होते हैं जिस पर 4 से 200 यूजर एक साथ काम कर सकते हैं, जो स्टेशन वगैरह पर होते हैं। अब बात करते हैं नंबर 4 यानी माइक्रो कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर जिन्हें कहा जाता है, जिसे हम माइक्रो कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर कह सकते हैं। यह इस प्रकार का यंत्र होता है जो सिर्फ एक इंसान के इस्तेमाल के लिए बनाया हुआ होता है। इसे आज पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है, जो सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर के आधार पर बना होता है। इसमें मुख्यतः लैपटॉप और डेस्कटॉप आते हैं। अब बात करते हैं डेस्कटॉप की। मुख्य प्रकार से 4 प्रकार होते हैं, अब इनके बारे में एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। जो पर्सनल कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं। तो डेस्कटॉप यानी एक पर्सनल और माइक्रो मिनी सिस्टम तक एक डेस्क आसानी से फिट हो जाते हैं। लैपटॉप ये ऐसे सिस्टम होते हैं जो फोल्डेबल होते हैं। इसमें एक इंटीग्रेटेड स्क्रीन और कीबोर्ड होता है। ये साधारण तौर पर डेस्कटॉप से आकार में छोटे होते हैं और नोटबुक से बड़े होते हैं। पैम्पलेटॉप, डिजिटल डायरी एंड पीडीए से बोला जाता है। ऐसे सिस्टम जो हमारे साथ में आ जाते हैं, इतने छोटे होते हैं, इसमें कीबोर्ड नहीं होता, इस स्क्रीन में ही इनपुट और आउटपुट डिवाइस के रूप में काम करता है। वर्क स्टेशन एक टर्मिनल या डेस्कटॉप एक नेटवर्क के रूप में काम करता है। यहाँ हम इसे एक सामान्यतः रूप शब्द के रूप में लेते हैं। इसका मतलब होता है यूजर्स मशीन्स, क्लाइंट मशीन, जिसे सर्वर या मेन फ्रेम कहते हैं। बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की जनरेशन यानी पीढ़ियाँ, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, यानी कंप्यूटर की जो जनरेशन है वो कब से स्टार्ट हुई। तो फर्स्ट जनरेशन यानी बोला जाए तो 1940 से लेकर के 1956 तक सेकंड जनरेशन चली। इसका आगे देखेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 1940 से लेकर के 1956 तक, जो इसमें बोल सकते हैं जो इसके अंदर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया वो वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया। यानी पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया और इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया, जो 30 टन का कंप्यूटर होता था। यानी पहले जो कंप्यूटर होते थे दोस्तों वो बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खपत करते थे और बहुत ज़्यादा बड़े होते थे, जिनको एक एक पूरा रूम कैप्चर करते थे पहले के कंप्यूटर, और बहुत ज़्यादा कॉस्टली था उनको चलाना। ठीक है, उसके बाद सेकंड जनरेशन का जो कंप्यूटर आया उसमें वैक्यूम ट्यूब्स की जगह किसने ले ली, ट्रांजिस्टर ने ले ली, और इसकी जनरेशन चली 1956 से 1963 का। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया, यानी ट्रांजिस्टर की जगह हम आईसी का प्रयोग करने लगे। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, और आईसी सिलिकॉन से मिलकर के बना होता है। और थर्ड जनरेशन चल रहा है हमारा 1964 से लेकर के 1971 तक। फोर्थ जनरेशन में आईसी की जगह हम माइक्रो प्रोसेसर यानी सीपीयू का इस्तेमाल करने लगे, और 1971 से लेकर के 1980 तक ये जनरेशन चली। और फिफ्थ जनरेशन आ गया। अभी की हम बात करें तो कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन चल रही है, तो फिफ्थ जनरेशन चल रही है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है यानी एआई पे आधारित है, और जिसमें ULSI का यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया है। फोर्थ में VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया। प्रेजेंट एंड वर्ल्ड यानी 1900 से 80 से अब तक ये हमारी फिफ्थ जनरेशन चल रही है। तो आप देख सकते हैं वैक्यूम ट्यूब्स किस तरह का होता था सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में। सेकंड में हमारे पास ट्रांजिस्टर था। थर्ड जनरेशन में एक आईसी थी, किस तरह से है। फोर्थ जनरेशन में सीपीयू हो गया, और फिफ्थ जनरेशन में एक रोबोट की तरह वर्क करता है। यानी इसका एग्जांपल क्या है, 5वें कंप्यूटर का जो फिफ्थ जनरेशन चल रही है उसका रोबोट है, जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर।
तो फर्स्ट जनरेशन 1940 से लेकर के 1955 तक। देखिए जनरेशन में क्या, कोई 1946 से कोई 1940 से, मतलब 2-4 साल का डिफरेंस रहेगा, उसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना। तो इस तरह से एक जनरेशन है जिनके बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया 1940 से 1956 तक चली। पहले जनरेशन के इसमें वैक्यूम ट्यूब्स को सर्किटली और मैग्नेटिक ड्रम्स के रूप में मेमोरी के लिए इस्तेमाल करते थे। देखिए जो पहले जनरेशन के जो कंप्यूटर होते थे मेमोरी के रूप में इसमें मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग करते थे, और जो CPU की जगह जो वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था। इनका आकार इतना बड़ा होता था कि पूरा रूम कैप्चर करते थे, और इनका प्रयोग करना काफ़ी महंगा हुआ करता था क्योंकि इनको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा बिजली खर्च होती थी। इसके अलावा ये बहुत ही हीट जनरेट भी करते थे, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी हीट करते थे, जिससे कि मेल फंक्शन की भी प्रॉब्लम होती थी। इसमें पंच कार्ड और पेपर टेप का इस्तेमाल करते थे। इनपुट डिवाइस के लिए इसमें आउटपुट और प्रिंट आउट्स का इस्तेमाल करते थे। ये मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। फर्स्ट जनरेशन के कुछ उदाहरण हैं जैसे यूनिवेक और ENIAC। पहले कंप्यूटर यानी जो सबसे सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो किया था वो JP एकर्ट और जॉन मॉसली ने मिलकर के किया था। ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे, और जो पहली जनरेशन का कंप्यूटर है ENIAC इसी का आविष्कार किए थे। ये बिजली से चलने वाला कंप्यूटर था। अब बात करते हैं सेकंड कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन। इसमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया 1956 से 1963 तक चली। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होने लगा। ट्रांजिस्टर का आविष्कार बेल लैब्स ने 1947 में किया था। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब्स की तुलना में कई गुना बेहतर थे, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट होने के साथ साथ ही इलेक्ट्रिसिटी कम इस्तेमाल करते थे, जिससे इसको चलाना काफ़ी सस्ता हो गया। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज की जगह असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। इसमें कोबोल और फोर्ट्रेन हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल किया गया। अब बात करते हैं दोस्तों थर्ड जनरेशन एंड इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC एंड इंटीग्रेटेड सर्किट, जो सिलिकॉन से मिलकर के बनी होती है, और सिलिकॉन के बेली बेंगलोर को कहा जाता है। और IC का आविष्कार JP किल्बी ने किया। और इस जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट ने ट्रांजिस्टर की जगह ले ली, और अब ट्रांजिस्टर काफ़ी छोटे हो गए थे, जिससे सिलिकॉन चिप्स के अंदर भी डाला गया। उसे सेमीकंडक्टर बोला जाता है। इसने इतनी स्पीड और एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी। पंच कार्ड और प्रिंट आउट की जगह अब कीबोर्ड और मॉनिटर का इस्तेमाल होना शुरू हो गया, जिसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया। अब बात करते हैं फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर 1971 से प्रेजेंट। फोर्थ जनरेशन के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया। इसमें हज़ारों इंटीग्रेटेड सर्किट्स को एक सिलिकॉन चिप्स के अंदर ही बिल्ड किया गया। अब ये सिस्टम इतना डेवलप हो चुका था कि जो पूरे रूम को कैप्चर किया करता था वो अब हथेली भर के साइज पर आ चुका है। इंटेल 4004 चिप को 1971 में डेवलप किया गया, जिसके अंदर सारे कंपोनेंट्स को फिक्स कर दिया गया। 1981 में IBM ने घर पर प्रयोग होने वाला पहला सिस्टम भी तैयार कर लिया। फिफ्थ जनरेशन यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो प्रेजेंट एंड बियॉन्ड है, यानी प्रेजेंट में जो इस समय जनरेशन चल रही है कंप्यूटर की, वो फिफ्थ जनरेशन चल रही है। तो फिफ्थ जनरेशन सिस्टम आर्टिफिशियल एंड इंटेलिजेंस पर आधारित है, जो कि अभी भी डेवलप किया जा रहा है। इसका एक रूप हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, क्वांटम कैलकुलेशन, पैरेलल प्रोसेसिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही उदाहरण हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने से ये खुद ही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। और फिफ्थ जनरेशन का जो बोल सकते हैं जो एग्जाम्पल है वो रोबोट जिसे कहा जाता है। और फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर जो आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, फिफ्थ जनरेशन चल रही है। हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जिनके बारे में आपको बताना है कि कमेंट करके यूट्यूब चैनल पर आपको कमेंट में बताना है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कब मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। और फादर ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के पिता कौन है वो भी आप कमेंट करके बताइए। कीबोर्ड कैसी डिवाइस है वो भी आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा। ये 3 क्वेश्चन हमने आपसे पूछा है, तीनों बताइएगा। और फोर्थ क्वेश्चन है जो आपको बताना है, यानी पहली महिला प्रोग्रामर किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि कोई भी आने वाला वीडियो होगा सो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहेगा।
और किसी प्रकार का प्रॉब्लम्स क्रिएट है या अगर आपको कोई क्वेश्चंस है, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा, या आगे आप किस तरह का वीडियोस चाहते हैं कंप्यूटर के रिगार्डिंग वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।